हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी 27 फरवरी साल 2002 की है, जिसमें कि गुजरात के गोधरा एक जगह लगता है जहाँ पर साल 2002 में, जबकि उस समय वहाँ के सीएम जो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे, उस समय की यह बात है जब गुजरात के गोधरा में एक कांड हुआ था जिसे गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड में उस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच एक ऐसी जंग छिड़ गई थी कि ना ही हिंदू मुसलमानों को देखना चाहते थे और ना ही मुसलमान हिंदुओं को। इन दोनों धर्म के बीच उस समय जंग छिड़ी थी और इसी के बीच जब गुजरात से सारे मुस्लिम धर्म के लोग जो है गुजरात के बाहर निकलना चाहते थे, इसी बीच एक परिवार रहता है जिसमें कि परिवार के मुखिया जो शख्स होते हैं उनका नाम हुसैन अली रहता है और उनकी पत्नी नूरजहां। इनका एक लड़का रहता है जिसका नाम महफूज रहता है, महफूज अली, और उनकी एक लड़की जिसका नाम रहता है अरमान। इस लड़की अरमान का जो है उसके पिता एक लड़की के साथ रिश्ता तय कर देते हैं और यह लड़की की शादी कुछ ही महीनों के बाद होने वाली रहती है। यह हुसैन अली जो थे यह अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी इनकी लड़की अरमान का हाथ इन सब से छूटकर अलग हो जाता है और वह किसी दूसरी दिशा में भटक जाती है और अपनी जान बचाते बचाते गुजरात का एक स्टेशन लगता है, वापसी स्टेशन। वापसी स्टेशन पर यह लड़की अरमान पहुंच जाती है। तभी से स्टेशन पर सामने खड़ी एक ट्रेन दिखाई पड़ती है और यह लड़की रात भर चलते चलते इस कदर थक गई थी कि जाकर उस ट्रेन में चुपचाप बैठ जाती है। इसे कुछ पता नहीं होता है और तभी ट्रेन चल पड़ती है और 2 दिन के बाद वह ट्रेन जाकर उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज रहता है जम्मू। जैसे ही जम्मू स्टेशन पर वह ट्रेन आधी रात को पहुंचती है, यह अरमान जो है उस ट्रेन से उतरकर वहीं सामने एक प्लेटफॉर्म की सीट पर जाकर बैठ जाती है और अपने पूरे परिवार वालों के बारे में सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। यह इस कदर परेशान थी, यह सोच रही थी कि इसके माता पिता और इसके भाई पता नहीं वहाँ गुजरात में किस हाल में होंगे। यह अपने परिवार वालों से बिछड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ गई थी और यह उस स्टेशन पर बैठकर बहुत रो रही थी। फिर इसे लगता है कि जिससे इसकी शादी तय हुई थी उसका भी कुछ अता पता नहीं है और अब यह लड़की आखिर जाए तो जाए कहाँ। यही सब बातों से परेशान होकर यह फैसला कर लेती है कि यह अपनी ज़िंदगी जो है अब ख़त्म कर देगी। लेकिन इसे रोता हुआ देख उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ दूर खड़ा हुआ एक लड़का जो कि जिसका नाम मनोज यादव रहता है, वह लड़का काफ़ी देर से देखता रहता है कि माइंड में भी यह बात आ जाती है कि यह लड़की इतनी परेशान है, कहीं ना कहीं यह कुछ गलत कदम उठाने वाली है। तभी सामने से स्टेशन पर एक ट्रेन आती है और यह लड़की उस ट्रेन की तरफ दौड़ती है और इसके पीछे पीछे वह लड़का मनोज यादव भी दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह लड़की ट्रेन के सामने जाती है, यह लड़का उसका हाथ पकड़कर पीछे से अपनी तरफ खींच लेता है और उससे 1-2 थप्पड़ मारता है। मनोज यादव उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें पता है आत्महत्या करना कितना जुर्म है और तुम इस प्रकार से यहाँ पर आत्महत्या क्यों करना चाहती हो। तब वह लड़की कहती है कि मुझे छोड़ दो और मैं
अब इस दुनिया में रहना नहीं चाहती और तुम आखिर होते कौन हो मुझे बचाने वाले। तभी वह मनोज यादव कहता है कि उसका नाम मनोज यादव है और वह बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है और वह एक फौजी है। हिंदुस्तान का फौजी होने के कारण यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे इस प्रकार से आत्महत्या करने से रोके। तभी यह लड़की इतना सुनते ही उसके पैरों के पास नीचे बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद वह अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस प्रकार गुजरात में हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगों में वह अपने परिवार से बिछड़ गई है और अब यहाँ तक पहुँची है। यह बात सुनने के बाद वह मनोज यादव उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को ढूंढ निकालूंगा और तुम मेरे साथ चलो। यह लड़की उस पर भरोसा करती है और मनोज के साथ उसी के वह लोग जिस आर्मी कैंप में रहते थे यह लड़की उसी के साथ चली जाती है। लेकिन मनोज यादव जो था यह शादीशुदा नहीं था और आर्मी कैंप में कोई भी ऑफिसर्स इस प्रकार से किसी लड़की को लाकर नहीं रख सकता। इसीलिए जैसे ही यह खबर मनोज यादव के सर को पता चलता है वहाँ के कर्नल तुरंत मनोज यादव को अपने ऑफिस पर मिलने के लिए बुलाते हैं और साथ में इस लड़की को भी। तभी मनोज यादव अपनी पूरी बात बताता है और यह लड़की भी अपनी पूरी बात उस कर्नल ऑफिसर्स के सामने रखती है, जिसे सुनने के बाद वह कर्नल ऑफिसर जो थे वह मनोज यादव को काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते हैं और वह इस लड़की को भी यह दिलासा दिलाते हैं कि वह उसके परिवार वालों को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन वह कहते हैं कि इस प्रकार से तुम यहाँ आर्मी कैंप में इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। थोड़ी ही दूर पर उस कर्नल ऑफिसर्स का घर था जहाँ की वह उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और अपने घर ले जाने के बाद उनके दिमाग में यह बात आता है कि मनोज यादव जो है यह शादीशुदा नहीं है और यह लड़की क्यों न मनोज यादव के साथ इसकी शादी करवा दी जाए। तभी वह इस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम मनोज के साथ शादी करना चाहती हो। यह लड़की पहले तो मना करती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है, यदि वह तैयार हो जाते हैं तो मैं उनके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद से कर्नल साहब जो थे वह मनोज को बुलाते हैं और उससे शादी की बात करते हैं कि क्यों न तुम जिस लड़की की जान बचाकर इतना महान काम किए हो उसी के साथ तुम शादी कर कर पूरी ज़िंदगी इस लड़की का हाथ थाम लो। पहले तो वह मना कर देता है कि उसके परिवार वाले हैं और उसके परिवार वाले इस शादी की इजाज़त नहीं देंगे। तभी मनोज जो है अपने घर वैशाली फ़ोन करता है अपने पिता को और पूरी बात बताता है। उसके पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं कि वह यह शादी नहीं कर सकता। जिसके बाद कर्नल साहब मनोज के पिता से बात करते हैं और उनको मिलने के लिए आर्मी कैंप बुलाते हैं। मनोज के पिता जम्मू आर्मी कैंप पहुंचते हैं और कर्नल साहब के बहुत समझाने के बाद वह उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवाने के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद उस लड़की का पिता बनकर यह कर्नल साहब और उधर मनोज के पिता यह दोनों लोग मिलकर बहुत ही धूमधाम से उसी आर्मी कैंप में इन दोनों की शादी करवा देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मनोज को भी एक सरकारी क्वार्टर मिल जाता है जिसमें कि वह अपनी पत्नी अरमान को लेकर रहता है और वहीं ड्यूटी करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और करीब 1.5 साल के बाद जब अरमान को और मनोज को एक लड़का हो जाता है जिसका नाम यह लोग दीपक रखते हैं। जैसे ही
इन लोगों का लड़का दीपक 6 महीने का होता है, जम्मू से ट्रांसफ़र हो जाता है और उसका ट्रांसफ़र जो है बाघा बॉर्डर पर होता है। जैसे ही वह यहाँ आकर अपने परिवार के साथ शिफ्ट होता है और बाघा बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी देना शुरू कर देता है। हर दिन उसकी ड्यूटी बाघा बॉर्डर पर 2 घंटे की होती थी और जैसे ही वह एक दिन अपनी पत्नी को कहकर जाता है कि मैं अब जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर होगी, इसीलिए मैं आज नहीं बल्कि कल सुबह आऊँगा। जैसे मनोज ड्यूटी पर जाता है उसे बाघा बॉर्डर पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे कि फॉलो करते करते मनोज को यह पता नहीं चलता है वह कब जो है हिंदुस्तान की सीमा को लांघकर पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही रात के अंधेरे में उस आवाज़ की वजह से मनोज उसके पीछे फॉलो करते करते पाकिस्तान पहुंचता है, वही बहुत बड़ी गलती रहती है मनोज की, जो कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज़ को ही सुनकर उसके पीछे पीछे पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वह पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचता है, संग संग पाकिस्तानी जो वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स थे सब लोग आकर उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसे संग संग ले जाकर पाकिस्तान के जेल में डाल देते हैं। इधर सुबह होते ही जैसे ही अरमान सुबह सुबह चाय बना रही होती है, उसे यह खबर मिलती है कि रात को ड्यूटी करते वक्त पाकिस्तानी फौजी जो है वह मनोज को गिरफ्तार कर पाकिस्तान के जेल में डाल दिए हैं। इतना सुनते ही अरमान जो है काफ़ी रोने लगती है और वह अपनी किस्मत को एक बार फिर से कोसना शुरू कर देती है कि पहले तो उसके माता पिता और उसके भाई उससे बिछड़ गए थे और जब मनोज ने उसका हाथ थामकर उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लाई थी कि अब फिर से एक बार यह सब दिन देखने को पड़ रहा है। बहुत सारे अफसर्स और हर एक के दरवाजे पर जाकर यह अपने पति को वापस हिंदुस्तान लाने की मांग करती थी, लेकिन कहीं से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तब यह फैसला कर लेती है कि जब उसने बिना जात धर्म देखे मुझे एक नई ज़िंदगी दी मेरा हाथ थाम कर, तो मैं भी उसके लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ और उससे वापस अपने देश लाकर रहूँगी। यही फैसला कर अरमान जो है अपने 6 महीने के बेटे दीपक के साथ पासपोर्ट वीज़ा तैयार करवाती है और पाकिस्तान अपने पति को लेने के लिए चली जाती है। पाकिस्तान जाकर यह अरमान जो है अपने बेटे के साथ दर बदर भटकती रही। वह चाहती थी कि उसके पति के बारे में उसे कुछ जानकारी हासिल हो जाए कि आखिर उसे पाकिस्तान के किस जेल में और कहां पर रखा गया है। ऐसे ही करते करते 1-2 दिन बीतता चला गया और कुछ दिनों के बाद उसके बेटे दीपक की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तभी वह पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल पर पहुँचती है और देखती है कि एक लंबी लाइन लगी हुई है और सामने एक शख्स जो है पर्ची काट रहा है। यह भी उस शख्स के पास पहुँचती है और कहती है कि उसके बेटे की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, उसके लिए भी एक पर्ची काट दी जाए। जैसे ही वह शख्स इसके बेटे का नाम पूछता है, यह बताती है कि दीपक। उसके बाद वह उसके पिता का नाम पूछता है, तब यह बताती है कि मनोज यादव। फिर वह उसकी माँ का नाम पूछता है, तब यह बताती है कि अरमान। इतना सुनते ही वह शख्स जो है चौंक जाता है और वह कहता है कि तुम एक मुस्लिम लड़की हो और तुम्हारे बेटे और पति का नाम हिंदू। तब यह बताती है कि उसके पति जो है हिंदू हैं और यह एक मुस्लिम लड़की है। इतना सुनते ही वह आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम हो कहाँ की, अपनी पूरी बात बताओ, तभी तुम्हारे बेटे के लिए पर्ची काटी जाएगी। तब जो है हार मानकर
अरमान जो है उस आदमी से रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस प्रकार गुजरात में हुए गोधरा कांड में इसके माता पिता और इसके भाई के बिछड़ जाने के बाद मनोज यादव ने इसका हाथ थामकर इसे अपने जीवन साथी के रूप में अपनाया था और अब वह पाकिस्तानी फौजियों के बीच यहाँ आकर फंस गया है। पूरी अपनी आपबीती जैसे यह लड़की अरमान सुनाती है, सामने टेबल पर बैठा वह शख्स जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि वह तुम्हारा जो भाई था जिसका नाम महफूज था वह मैं ही हूँ और मैं ही तुम्हारा वह छोटा सा भाई हूँ जिसकी तुम बात कर रही हो, जिससे तुम बिछड़ गई थी। तभी दोनों भाई बहन जो है मिलने के बाद बहुत रोते हैं और यह लड़की अरमान पूछती है कि तुम लोग यहाँ पाकिस्तान कैसे पहुँच गए। तब उसका भाई महफूज जो था वह पूरी बात बताता है कि तुम जब हम सबसे बिछड़ गई थी तो माता पिता और मैं तीनों लोग मिलकर 3-4 दिन तक तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन जब तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं चला तो पिताजी हम लोगों को लेकर यहाँ बाघा बॉर्डर पर आ गए। जिसके बाद हम लोग मुसलमान तो थे ही, हम लोगों को यहाँ बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में आने की इजाज़त मिल गई और यहाँ आने के बाद हम लोगों को थोड़ी सी जगह ज़मीन भी मिल गई, जिसके बाद हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए और अब मैं इस सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ और अम्मी अब्बू जो है वह घर पर रहते हैं। तभी वह लड़का अपनी बहन अरमान को लेकर जाता है और अपने माता पिता से मिलवाता है। यह लड़की अपने माता पिता को देखकर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोती है। उसके बाद यह अरमान जो है अपने माता पिता को भी पूरी बात बताती है। वह सब लोग भी कहते हैं कि मनोज वाकई बहुत अच्छा लड़का है और वह एक नेक बंदा होने के कारण जिसने तुम्हें एक नई ज़िंदगी दी और आज तुम हम सब के सामने हो। हम सब तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। और जिसके बाद सब लोग मिलकर यह पता लगाते हैं कि आखिर मनोज को पाकिस्तान के किस जेल में और कहाँ रखा गया है। तभी अरमान जो है सबसे पहले भारतीय दूतावास पर पहुँचती है, जहाँ से जाने के बाद वह थोड़ी सी जानकारी हासिल करती है कि मनोज को जो है कराची के जेल में रखा गया था। जिसके बाद वह मनोज से मिलने जाती है और यह दोनों एक दूसरे को देखते ही काफ़ी रोने लगते हैं और यह लड़की अरमान जो है अपने पति मनोज को यह वादा कर कर आती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल कर अपने साथ अपने देश हिंदुस्तान लेकर जाऊंगी। यह लड़की वापस आने के बाद यह पता करती है कि मनोज यादव का केस जो है कौन लड़ रहा है और उसके बाद यह सुबह होते ही उस जज के पास पहुंच जाती है जिनका नाम नूर हसन रहता है। उस जज के घर पर पहुंचते ही यह अपने छोटे बेटे दीपक के साथ वहां पहुंची रहती है और उनके सामने जाकर उनके पैरों के पास बैठकर अपनी पूरी आपबीती जो है सुनाती है। वह जज साहब जो नूर हसन थे वह भी अरमान की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि मनोज यादव सच में एक नेक बंदा है और मैं भी जानता हूँ और मैं अब उसे यहाँ से रिहा करने की इजाज़त दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपने पति मनोज के साथ हिंदुस्तान नहीं बल्कि यहीं पाकिस्तान में रहना होगा। जज के इस फैसले को अरमान जो है साफ साफ टाल देती है। कहती है कि भले उसका पति यहीं पाकिस्तान की जमी पर अपना दम तोड़ दे और वह हिंदुस्तान जाकर अपने बेटे के साथ, लेकिन वह ऐसा कभी भी नहीं करेगी कि वह अपने देश हिंदुस्तान को छोड़कर अपने पति के साथ यहाँ पाकिस्तान में रहे। वह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तभी जज साहब उसे बेटी कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं भी रहना चाहती हो तो
लेकिन इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। तभी अरमान कहती है कि ठीक है, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल भी लग जाएं, लेकिन आप मेरे पति को यहाँ से बाइज्जत बरी कर दीजिए और मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान लौटना चाहती हूँ। तभी 5 से 6 महीने के बाद वहाँ के जज साहब जो है उसके पति मनोज को बाइज्जत बरी कर देते हैं और उसी बाघा बॉर्डर पर अरमान जो है अपने पति मनोज यादव अपने बेटे दीपक के साथ पहुँचती है, जहाँ की उसके पूरे परिवार वाले, उसके माता पिता और उसके भाई भी उन लोगों को छोड़ने के लिए आए रहते हैं। अरमान जो है अपने पति के साथ हिंदुस्तान की ज़मीन पर पैर रख देती है और अपने पूरे परिवार को, जो कि वह लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, सबको हंसी खुशी से अलविदा कहकर चली आती है। और यह यहाँ आने के बाद सीधे अपने पति के साथ जम्मू के उसी कर्नल ऑफिसर के पास पहुँचती है जहाँ की उसके पति ड्यूटी करते थे। वहाँ जाने के बाद भी कर्नल साहब अरमान और उसके पति को बहुत ही ज़्यादा शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुम जैसी लड़की भगवान हर एक माँ को दे। जो काम हमारे देश का कानून या हम सब मिलकर एक सैनिक, एक फौजी के लिए नहीं कर पाए, वह काम तुम एक पत्नी होकर कर दिखाई। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।